नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल एम्पायर का बानी और सन 1526 से सन 1530 तक हिंदुस्तान का पहला मुगल हुक्मरान था। वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल में 14 फरवरी सन 1483 को रियासत फरगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ, जबकि बाबर की वालिदा चंगेज खान की नस्ल से थी। और यूं बाबर की रगों में दो बड़े फातिहीन अमीर तैमूर और चंगेज खान का खून शामिल था। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था। नाजरीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, मगर उसकी मां उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहती थी। बाबर की उम्र 12 बरस थी कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस बाबर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर सन 1504 में बाबर बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। नाजरीन, सन 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर जमाना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया। क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज से भुदक कर अपनी ही फौजों को रौंद गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फाते रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा और मुगल एम्पायर काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। तजुक बाबरी उसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की जबानों का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के मुतालिक ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार था और बाबर ने अपने लख्ते जिगर की चारपाई के गिर्द चक्कर काट कर दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत अता कर। चुनाचे बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं अच्छा होता गया और बाबर की हालत खराब होना शुरू हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और हस्बे वसीयत काबुल में दफन हुआ। नाज़रीन, 29 दिसंबर सन 1530 को शहनशाह बाबर की वफात के 3 रोज बाद उनके 22 साला वली अहद और बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुगल एम्पायर का हुक्मरान बनाया गया। हुमायूं ने सन 1530 से 1540 और सन 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नाजरीन, विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित न हुआ, बल्कि हुमायूं के तख्त नशीं होते ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए सियासी बसीरत और काबिलियत की जरूरत थी, मगर हुमायूं अज़्मो इस्तिक़लाल से आरी था। एक तरफ तो हुमायूं को बैरूनी दुश्मनों का सामना था, तो दूसरी तरफ अपने ही भाई तख्त की लालच में हुमायूं के खून के प्यासे थे। नाजरीन, सन 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके हुमायूं को हिंदुस्तान से भगा दिया। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, मगर उसकी वफात के बाद सूरी खानदान कमजोर तर हो गया और हुमायूं सन 1555 के आगाज पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्जे के लिए आ गया। पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली और आगरा को भी फतह कर लिया, मगर हुकूमत उसके नसीब में न थी। जनवरी सन 1556 में उसे तख्त नशी हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतब खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था कि आजान मगरिब की आवाज उसके कानों में पड़ी, तो वो तेजी से मस्जिद की तरफ लपका। उसे ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसल कर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उन्हीं जख्मों से
चंद रोज बाद उसका इंतकाल हो गया। नाजरीन, मशहूर यूरोपी मुअर्रिख लीन पोल के मुताबिक उसने तमाम उम्र ठोकरें खाई और बिलाखिर ठोकर खाकर ही मरा। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, फखरे शाहान हिंद, ताजदारे तख्ते देहली, शान फरमारवायान मुगलिया, जिल्ले इलाही, जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। नाजरीन, मुगल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हिंदुस्तान पर सन 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरानी की। अकबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जिलावतनी के जमाने में सिंध के तारीखी शहर दादू के कस्बे पाट की औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से सन 1542 में उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। अकबर को अपने बाप हुमायूं की मौत की खबर कलानूर जिला गुरदासपुर में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा की और खुद उसका सरपरस्त बना। तख्त नशी होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हिमू बकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरिक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा। फिर उसने अपनी सल्तनत को वुसअत देनी शुरू कर दी। सन 1556 में दिल्ली, आगरा, पंजाब, फिर ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर बैरम खान ने फतह किए। 1562 में मालवा, 1564 में गोंडदाना, 1568 में चतूड़, 1569 में रणथंपुर और अलनजर, 1572 में गुजरात, 1576 में बंगाल, 1585 में काबुल, कश्मीर और सिंध, सन 1592 में उड़ीसा, 1595 में कंधार का इलाका, फिर अहमदनगर, असीरगढ़ और दक्कन के दूसरे इलाके फतह हुए और अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन में दरियाए गोदावरी तक फैल गई। नाजरीन, अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से शादी की जो उसके बेटे जहांगीर की मां थी। जोधाबाई ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। दीन इलाही के नाम से अकबर ने एक नया मजहब भी जारी किया जो एक इंतहा पसंदाना इकदाम था और अकबर के हिंदू रत्नों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। दीन इलाही की वजह से अकबर मुसलमान उमरा और बुजुर्गान दीन की नजरों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पाया। वो खुद अनपढ़ था मगर उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो इल्म फन में नाबगाए रोजगार थे। उन्हीं की बदौलत उसने 50 साल बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की और मरने के बाद अपने जानिशीनों के लिए एक अजीम व मुस्तहकम सल्तनत छोड़ गया। नाजरीन, अकबर की वजह शोहरत एक कनीज अनारकली को दीवार में चुनवाना भी है जो उसके बेटे शहजादा सलीम की महबूबा थी। अकबर के दौरे हुकूमत ने हिंदुस्तानी तारीख के दौरान को नुमाया तौर पर मुतासर किया। उसके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत जिसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ गई। नाजरीन, 3 अक्टूबर सन 1605 में अकबर 63 साल की उम्र में पेचश के मर्ज में मुब्तला हुआ और 27 अक्टूबर सन 1605 को शहनशाह हिंद दुनिया से कूच कर गया और आगरा में दफन हुआ। अकबर ने अपने पीछे 5000 हाथी, 12000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपया, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक की 1000 अशरफियां और 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहिरात जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी छोड़े। नाजरीन, 27 अक्टूबर सन 1605 को मुगलिया सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मौत वाक़े हो गई। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की जिंदगी में ही शराबनोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लकब से तख्त नशी हुआ। उसने मुगलिया सल्तनत पर सन 1605 से सन 1627 तक हुक्मरानी की। उसने कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। कान और
नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मंसूख कर दी। शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद कर दिया। कई नाजायज महसूलात हटा दिए। खास दिनों में जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दिया। फरियादियों की दादरसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी, जिसे जंजीरे अदल कहा जाता था। नाजरीन, सन 1606 में सलीम यानी जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। वो आगरा से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे शिकस्त दी। सिखों के गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो की मदद की। शहंशाह ने गुरु अर्जुन देव को कैद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया, जिसको गुरु अर्जुन देव ने अदा करने से माजरत की। गुरु अर्जुन देव को शाही कला लाहौर में कैद में डाल दिया गया। एक रोज गुरु अर्जुन देव ने फरमाइश की कि वो दरियाए रावी में नहाना चाहता है। इजाजत दे दी गई। नहाने के दौरान गुरु अर्जुन देव ने दरिया में डुबकी लगाई और उसके बाद वो दिखाई न दिए, जिससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने दरियाए रावी में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। नाजरीन, जिस मकाम पर गुरु अर्जुन देव ने दरिया में छलांग लगाई, वहां सिखों ने उनकी समाधि बना दी थी। इस बात से मुगलों और सिखों के दरमियान नफरत का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। नाज़रीन, सन 1614 में शहजादा खुर्रम शाहजहां ने मीवाड़ के राणा अमर सिंह को शिकस्त दी। सन 1620 में कांगड़ा खुद जहांगीर ने फतह किया। सन 1622 में कंधार का इलाका हाथ से निकल गया। जहांगीर ही के जमाने में अंग्रेज सर टॉमस रो सफीर के जरिए पहली बार हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल करने की नीयत से आए। 1623 में खुर्रम ने बगावत कर दी, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरियार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। आखिर 1625 में बाप और बेटे में सुलह हो गई। बादशाह जहांगीर अपनी किताब तजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि इतरे गुलाब मेरे दौरे हुकूमत में मलिका नूरजहां की वालिदा ने इजाद किया था। जहांगीर मुसव्वरी, फनून लतीफा और शिकार का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात जिंदगी पर एक किताब तजुके जहांगीरी खुद लिखी। नाज़रीन, शराबनोशी के बायस जहांगीर आखिरी दिनों में बीमार रहता था। नाज़रीन, जहांगीर की बीवी नूरजहां उमूर सल्तनत में मुदाखलत करती थी, जिसकी वजह से बहुत से उमरा जहांगीरी दरबार से बदजन हो गए और दरबार में कई उमरा की आमदोरफ्त बंद हो गई। नूरजहां चाहती थी कि तख्त दिल्ली पर उसका दामाद शहरियार रौनक अफरोज हो, मगर दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम भी तख्त का तलबगार था। इसलिए दो फरीक बन गए, जिससे मुगल उमरा में फूट पड़ गई। मुगल अफवाज का सिपा सालार महाबत खान था, जो मुगलों का वफादार खादिम था, मगर उसका झुकाव शहजादा खुर्रम की तरफ था, जिससे नूरजहां ने शहंशाह जहांगीर को महाबत खान के खिलाफ कर दिया। महाबत खान को दरबार में तलब करके उसके साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया। उसकी बेटी का जहेज जब्त कर लिया गया। जहांगीर जब कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में महाबत खान ने बगावत कर दी। मुगल फौज उसके साथ थी, इसलिए उसने बासानी जहांगीर को कैद कर लिया। नाज़रीन, उन हालात में नूरजहां और उसके भाई आसफ जा सियासी चाल चलते हुए खुद को महाबत खान के हवाले करने गए। महाबत खान एक बुलंद पाया जर्नैल था, मगर साजिशों और मक्काराना चालों से बेबहरा था। नूरजहां और आसफ जा ने खुद को महाबत खान के हवाले कर दिया। नूरजहां ने चंद ही दिनों में मुगल फौज के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया, जिससे मुगल फौज में फूट पड़ गई और महाबत खान तन्हा रह गया। उसने फौरन फरार होकर जान बचाई। नाज़रीन, महाबत खान की कैद से रिहाई पाने के बाद जहांगीर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा। गर्मियों के मौसम में उसने कश्मीर में कयाम किया। कुछ अरसा वहां मुकीम रहने के बाद सन 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते में भंबर के मकाम पर उसकी मौत वाक़ हो गई। उसकी मैयत को लाहौर लाया गया, जहां दरियाए रावी के किनारे बाग दिलकुशा लाहौर मौजूदा शादरा में उसे दफन किया गया।
नाजरीन, ये मकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से लाहौर में मशहूर है। नाजरीन, शहजादा सलीम यानी शहनशाह जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अव्वल या मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खां खुरम मुगलिया सल्तनत का 5वां शहनशाह था, जिसने सन 1628 से सन 1658 तक हुकूमत की। शाहजहां का अहद मुगलिया सल्तनत के उरूज का दौर था और इस दौर को अहद ज़री भी कहा जाता है। 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने माजूल कर दिया। शाहजहां की तामीरात से दिलचस्पी और उसके दौरे हुकूमत में तामीर होने वाले तामीरी शाहकार आज भी कायम हैं। उसे मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मैमार शहनशाह या इंजीनियर शहनशाह भी कहा जाता है। शाहजहां की वजह शोहरत ताजमहल और मुमताज महल से उसकी मोहब्बत की दास्तानें हैं। नाजरीन, शाहजहां का असल नाम खुरम जबकि कुनियत अबू अल मुजफ्फर थी। लकब आला हजरत साहिब कुरान सानी था। नाजरीन, शाहजहां 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुआ। उस वक्त लाहौर मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत था और मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1586 से अपने खानदान के साथ लाहौर में मुकीम थे। पैदाइश के 6ठे रोज जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को मदऊ किया ताकि वो बच्चे का नाम तजवीज करें। शहनशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुरम रखा और रुकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया ताकि वो इसकी तरबियत कर सकें। शाहजहां इब्तिदाई अय्याम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के जेर साया परवान चढ़ता रहा। नाज़रीन, 28 अक्टूबर सन 1627 को जब मुगल शहनशाह जहांगीर ने वफात पाई तो जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां जुन्नार या जुन्नैर के मकाम पर था। जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां के खुसर अबू अल हसन आसिफ खान ने उसके दूसरे भाई खुसरो मिर्जा के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बतौरे मुगल शहनशाह के बिठा दिया। ये मसनद दावर बख्श के लिए आर्जी साबित हुई और जब खानदान के दूसरे शहजादे यानी दानियाल मिर्जा के बेटे होशंग मिर्जा और तहमासप और तहमुरस शाहजहां के जेर अताब आए तो अबू अल हसन आसिफ खान ने दावर बख्श को ईरान फरार हो जाने का मौका दे दिया, मगर यह मौका उसके लिए पायदार साबित न हो सका और उसी दौरान लाहौर में 30 दिसंबर सन 1627 को शाहजहां को मुगल शहनशाह तस्लीम कर लिया गया और 23 जनवरी 1628 को शाहजहां के हुक्म पर लाहौर में 4 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, शाहजहां अपने तकरीबन 30 साला दौरे हुकूमत के दौरान अंदाजन 15 साल तक हुकूमत से बाहर रहा। इस मौका पर उसके निजी मामलात का मुख्तसर सा बयान बायस दिलचस्पी है। तख्त नशीनी के साल के अंदर ही उसे आगरा छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा ताकि वो जज्जार सिंह की सरकोबी कर सके। जज्जार सिंह ने इताअत कबूल कर ली और शाहजहां को 1 महीने से कुछ जायद की मुद्दत की गैरहाजिरी के बाद दोबारा आगरा वापस आना पड़ा। दिसंबर 1629 में उसे दोबारा आगरा छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह यह थी कि वो खान जहां लोदी को दक्कन भाग जाने पर सजा दे सके। शाहजहां रणथंबोर के रास्ते से चांदा से होता हुआ मालवा से 1 मार्च सन 1630 को बरहामपुर पहुंचा और यहां 2 साल तक मुकीम रहा। बरहामपुर में कयाम के दौरान ही मुमताज महल का इंतकाल हुआ। नाज़रीन, 6 मार्च सन 1632 को शाहजहां बरहामपुर से रवाना होकर जून 1632 में वापस आगरा पहुंचा और यहां मजीद 2 साल तक मुकीम रहा। 1632 के आखिरी महीनों में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शकू की शादी की तकारीब मुनक्कद की और ये शादी 25 जनवरी सन 1633 को तय पाई। 1 फरवरी सन 1633 को तकारीब उरूसी मुनक्कद हुई और शाहजहां मुमताज के इंतकाल के बाद से जारी अय्याम सोग तर्क करके जिंदगी नगमा संज में वापस आ गया।
दारा शकू की शादी के फौरन बाद ही 23 फरवरी सन 1633 को शाहजहां ने अपने दूसरे बेटे शाह शुजा की भी शादी कर दी। नाजरीन, सन 1652 से 1654 तक शाहजहान आबाद के लाल कला में कयाम पजीर रहा। इस मुद्दत में वो सिर्फ 2 बार मुख्तसर वक्फे के लिए बाहर गया, एक बार आगरा और एक बार अजमेर। नवंबर या दिसंबर सन 1653 में मोती मस्जिद देखने गया। जनवरी 1654 में एक मराठी बहरूपिये ने शहनशाह पर कातिलाना हमला किया, मगर कोतवाल महल के हमले से वो कत्ल हुआ। नाज़रीन, शाहजहां का दौर मुगलिया सल्तनत का बेहतरीन दौर था, जिसमें शाहजहां ने तामीरात की दुनिया के अजीम शाहकार तख्लीक करवाए, जिनमें लाल कला, ताजमहल, मोती मस्जिद और तख्ते ताउस वगैरह शामिल हैं। शाहजहां के दौर के बेशुमार वाकयात हैं जिनकी तफसील में जाने के लिए इंतहाई तवील वक्त दरकार है। अल मुख्तसर, शाहजहां ने बवजह बीमारी सन 1658 में वफात पाई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर या मुहय्युद्दीन मोहम्मद ने सन 1658 से 1707 तक मुगल एम्पायर पर हुकूमत की। वो मुगलिया सल्तनत का आखिरी अजीम शान शहनशाह था। उसकी वफात से मुगल सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि उसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। नाज़रीन, आपका नाम मुहय्युद्दीन था, औरंगजेब लकब था। उनके वालिद शाहजहां ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। आप 3 नवंबर सन 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा अर्जुमंद बानो बेगम थीं, जो मुमताज महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगजेब आलमगीर की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर जहांगीर के कहने पर अपने बेटों दारा और औरंगजेब आलमगीर को दरबार में भेजकर मुआफी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलिका नूर जहां की निगरानी में भेज दिया। औरंगजेब को सैयद मोहम्मद मीर हाशम और मुल्ला साले जैसी शख्सियात की शागिर्दी का मौका मिला। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स किया और फारसी मजमून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फनून सिपागरी में भी कमाल हासिल था। 17 बरस की उम्र में 1636 को दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए। उस दौरान में उन्होंने कई बगावतों को खत्म किया और चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के उज़्बकों की सरकोबी जिस जवामर्दी से की, इसकी मिसाल तारीख़ आलम में मुश्किल से मिलेगी। नाज़रीन, शाहजहां की बीमारी के दौरान में दारा ने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। दारा की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हो गई। औरंगजेब आलमगीर ने मुराद से मिलकर दारा के मुकाबले की ठानी। अजियन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई। सामूगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब आलमगीर को दोबारा कामयाबी हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर अबू अल मुजफ्फर मुहय्युद्दीन के लकब से तख्ते सल्तनते मुगलिया पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में खत्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग बंद कर दी। दर्शने झरोका की रस्म खत्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ हुआ।
औरंगजेब आलमगीर ने सिक्कों पर कलिमा लिखने का दस्तूर भी खत्म किया। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के टैक्सेस हटा दिए। सन 1665 में आसाम, कूच बहार और चटागांग फतह किए और पुर्तगीजी और फिरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा कर दिया। सन 1666 में सरहद के शायर खुशाल खान खटक की शोरश और मिथरा और अलीगढ़ के नवा में जाटों की गारतगरी खत्म की। नीज सतनामियों की बगावत को खत्म किया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने आनंदपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुगल फौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठा, जहां बाद में मक्तसीर आबाद हुआ। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर ने सन 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरा में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया और उसका बेटा संभाजी जानशी हुआ। यह भी कत्लो गारतगरी में मसरूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नजरबंद हुआ। दक्कन का मुतालिया करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मरहटों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बीजापुर और सन 1687 में गोलकंडा की रियासतें खत्म कर दी। उसके बाद मरहटों के ताकुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च सन 1707 को तकरीबन 90 बरस की उम्र में फौत हो गया। वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद में दफन किया गया। खुल्दाबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंग आबाद है। औरंग आबाद में औरंगजेब आलमगीर की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतजिम था। खजाने से जाती खर्च के लिए एक पाई भी न ली। कुरान मजीद लिखकर और टोपियां सीकर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खुतूत रकाते आलमगीर के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निजाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावा तसनीफ किया गया, जिसे तारीख में फतावा-ए आलमगीरी कहा जाता है। फतावा-ए आलमगीरी फिक़्ह इस्लामी में एक मुमताज मकाम रखता है। बाज उलमा ने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को अपने दौर का मुजद्दद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ेबन निसा, जीनतन निसा, मेहरन निसा, बदरुन निसा, जबदतन निसा छोड़ी। मशहूर शाहिरा ज़ेबन निसा मख्फी उनकी बेटी थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। नाज़रीन, इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में शाये होने वाली अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब आलमगीर को एक मजहबी और कदामत पसंद शख्सियत के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन, आम तौर पर इंडिया में यह ख्याल किया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं से नफरत करता था और उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर जुल्म किया, मगर यह बात दुरुस्त नहीं। एक अमरीकी तारीखदान अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताती हैं कि यह ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। वो लिखती हैं कि औरंगजेब की इस शबी के लिए अंग्रेजों के जमाने के मौर्रिख, जो अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम फसादात को फरोग देते थे, उन्होंने औरंगजेब के बारे में ऐसा लिखा।
इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुक्मरानी 20 साल से कम होती तो जदीद मुअर्रिखों ने उनका मुख्तलिफ ढंग से तज्जिया किया होता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। वो लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफन किया गया, जबकि इसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके मुताबिक ये एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिर तोड़े। उनके हुक्म से बराह रास्त चंद मंदिर ही तोड़े गए। उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का कत्ले आम कहा जा सके। दरअसल औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में बहुत से अहम ओहदों पर हिंदुओं को तैनात किया। नाज़रीन, अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब आलमगीर अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की वालिदा अदेपुरी के साथ रहे, जो कि एक गुलकारा थी। बिस्तरे मर्ग से काम बख्श को एक खत में औरंगजेब आलमगीर ने लिखा कि उनकी बीमारी में अदेपुरी उनके साथ रह रही हैं और उनकी मौत में भी उनके साथ होंगी। और औरंगजेब आलमगीर की मौत के चंद महीने बाद ही सन 1707 की गर्मियों में अदेपुरी की भी मौत हो गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मोहम्मद आजम शाह एक कलील मुद्दत के लिए 14 मार्च सन 1707 से 8 जून 1703 तक तकरीबन सिर्फ 3 माह बराए नाम मुगल शहंशाह था। वो औरंगजेब आलमगीर का सबसे बड़ा बेटा था। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह 28 जून सन 1653 को पैदा हुए। आप मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के बड़े बेटे थे। औरंगजेब ने उन्हें 1681 में अपना वली अहद नामजद किया और शहंशाह की वफात के बाद आजम शाह 14 मार्च सन 1707 को तख्त नशी हुए। तवील वली अहदी के दौर में यानी औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में आजम शाह कई सूबों के हाकिम रहे, जिनमें बेरार सूबा, मालवा, बंगाल, गुजरात और दक्कन शामिल हैं। सन 1685 में औरंगजेब ने आजम शाह को 50,000 के एक लश्कर के साथ बेजापुर की जानिब रवाना किया कि सिकंदर आदिल शाह को मुगल तख्त का मुती किया जा सके। ताहम ये मुहिम नाकाम रही और आजम शाह को बेजापुर किले के दरवाजे से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आजम शाह तवील अरसा बंगाल के हाकिम रहे और वहां का नज़्म नस्क इंतहाई उम्दगी से चलाया, जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि अगर शाह आलम की जगह वो हुकूमत करते तो शायद बरे सगीर की तारीख कुछ और होती। नाज़रीन, तख्त नशीनी की लड़ाई में आजम शाह को उनके सौतेले भाई शहजादा शाह आलम के हाथों 8 जून सन 1707 में शिकस्त हुई और वो अपने 3 बेटों सुल्तान बेदार बख्त, शहजादा जमा बख्त और शहजादा सिकंदर शान बहादुर के हमरा कत्ल किए गए। नाज़रीन, उनके कत्ल के बाद शहजादा शाह आलम बहादुर शाह अव्वल के नाम से तख्त नशी हुए। उन्हें औरंगाबाद में शहंशाह हुमायूं के मकबरे के साथ दफन किया गया और उनकी अजवाज में से एक मलिका भी उनके साथ ही दफन है। नाज़रीन, उनके कत्ल के बाद बहादुर शाह अव्वल मुगलिया सल्तनत का 7वां शहंशाह था, जिसने हिंदुस्तान पर सन 1707 से 1712 तक हुकूमत की। इसका असल नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था, जबकि इसके वालिद औरंगजेब आलमगीर ने इसे शाह आलम का खिताब दिया था। मुल्ला अबू सईद इसके उस्ताद थे, मगर तारीख बताती है कि बहादुर शाह अव्वल इंतहाई नालायक और मुतकब्बिराना तबीयत का मालिक था। वो सिर्फ 5 साल तक ही हुकूमत कर सका, मगर उसके दौर में आसाम भी मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गया था, जबकि दीगर बहुत से इलाके हाथ से निकलना शुरू हो गए थे। सल्तनत में बगावतों का आगाज हुआ और वो शराब नोशी और दीगर बुरे कामों में मसरूफ रहा।
औरंगजेब आलमगीर के सख्त गिर दौरे हुकूमत की कठिन के नतीजे में मुल्क में बगावतें सर उठाने लगी थी। जुनूब और मगरिब में मरहटों, शिमाल में पठानों, सिखों और जाटों की बगावतें शदीद हो गई थी और मुगलिया सल्तनत के पास अब कोई ऐसा लीडर नहीं रहा था जो इन तमाम बगावतों को कुचल सकता। कई मुसलमान मनसबदारों ने भी बगावतें करते हुए अपनी अपनी रियासतों की आजादी का ऐलान करना शुरू कर दिया था। यूं 69 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया और दिल्ली में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के इहाते में दफन हुआ। नाजरीन, बहादुर शाह अव्वल की वफात के बाद जहांदार शाह या मिर्जा मुइज़्ज़ुद्दीन बेग मोहम्मद खान, जिसकी पैदाइश 10 मई सन 1661 को हुई और वफात 12 फरवरी सन 1713 को हुई, मुगलिया सल्तनत का 8वां मुगल शहंशाह था, जिसने सन 1712 से 1713 के दरमियान सिर्फ 11 महीने हुकूमत की। नाजरीन, इस मुगल शहंशाह के बारे में तारीख में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं क्योंकि इसकी हुकूमत बहुत कम अरसा रही। उस दौरान शहजादा मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुखसीर अजीमुशान हाकिम बंगाल के साथ बंगाल में मुकीम था। सन 1712 में बादशाह शाह आलम अव्वल की वफात की खबर सुनकर अजीमुशान ने फर्रुखसीर को बंगाल में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया और खुद तख्ते दिल्ली के उसूल के लिए अपनी फौज के हमरा रवाना हुआ। शहजादों की तख्त नशीनी की खून रेज जंगों के बाद शहजादा मुइज़्ज़ुद्दीन जहांदार शाह तख्ते ताउस का वारिस बना। नाजरीन, जहांदार शाह ने अपने 1 साल से भी कम मुख्तसर दौरे हुकूमत यानी 1712 से 1713 में लातादाद मुगल शहजादे मौत के घाट उतार दिए। उसी असना में जहांदार शाह ने फर्रुखसीर की गिरफ्तारी के लिए बंगाल की तरफ फौज रवाना करने का हुक्म दे दिया। ये खबरें बंगाल भी पहुंच गईं, जिससे फर्रुखसीर, उसकी वालिदा और दीगर बहन भाइयों में खौफ की लहर दौड़ गई क्योंकि वो दीगर रिश्तेदारों का हशर देख चुके थे। फर्रुखसीर ने निहायत सोच विचार के बाद ताकतवर उमरा सैयद बरादरान से मदद हासिल करने का फैसला किया। शहजादा फर्रुखसीर ने 11 जुलाई सन 1713 को मुइज़्ज़ुद्दीन जहांदार शाह को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाल ली। फर्रुखसीर को हुकूमत सैयद बरादरान की वजह से मिली थी, इसलिए वो उनके मातहत था। तमाम उमूर सल्तनत उनके मशवरों से सरंजाम दिए जाते थे। कुछ अरसा बाद फर्रुखसीर ने उनका जोर और ताकत तोड़ने की भी कोशिश की। नाजरीन, फर्रुखसीर जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक मुगल सल्तनत का हुक्मरान रहा। फर्रुखसीर के बाद मुगल एम्पायर का 10वां हुक्मरान रफीउद्दराजात, जो रफीउशान का बेटा और अजीमुशान का भतीजा था, वो फर्रुखसीर के बाद मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठा। उसने मुगल एम्पायर पर 6 जून सन 1719 को सिर्फ 98 दिन हुकूमत की। नाजरीन, ये मुगल एम्पायर का नौजवान तरीन हुक्मरान गुजरा है जो 30 नवंबर सन 1699 को पैदा हुआ और महज 19 साल की उम्र में 1719 को फौत हो गया। मुगल शहंशाह शाहजहां सानी। नाजरीन, शाहजहां सानी, जिसने 6 जून 1719 से 19 सितंबर 1719 तक हुकूमत की। रफीउद्दराजात की वफात के बाद शाहजहां सानी, जिसकी पैदाइश 7 जून सन 1696 को हुई और वफात 19 सितंबर सन 1719 को हुई। इसका पैदाइशी नाम रफीउद्दौला था। मुगलिया सल्तनत का 11वां शहंशाह था जो अपने भाई रफीउद्दराजात के बाद तख्त पर बैठा। इसे शाहजहां सानी कहा जाता है। इस मुगल हुक्मरान ने भी 1719 को अपने भाई रफीउद्दराजात की वफात के बाद सिर्फ 105 दिन मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और महज 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। मोहम्मद शाह अल मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर नसीरुद्दीन शाह मुगलिया सल्तनत का 14वां बादशाह था, जिसकी पैदाइश 17 अगस्त सन 1702 को हुई और वफात
26 अप्रैल सन 1748 को हुई। नाजरीन, मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवील मुद्दत बादशाह गुजरा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगलिया सल्तनत पर 1719 से 1748 तक हुकूमत की। उसने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज्यादातर वक्त ऐशो नशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सदेबाब मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साला तवील दौरे हुकूमत में किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्मो नस्क की जिम्मेदारी वज़रा के कांधों पर थी, जिनकी सियासी चश्मक ने मुल्क को सियासी और इक्तिसादी बहरान से दो चार कर रखा था। निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने, जो एक मुखलिस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहट्टों और सिखों की बगावत, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी थी, मगर मोहम्मद शाह रंगीला उनसे बेखबर ऐशो तर्ब में वक्त गुजारता रहा। जब मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह के हमले की इत्ला मिली तो उसने निहायत बदहवासी में जोजा बहादुर शाह हजरत मेहर परवर से मशवरा तलब किया। नाजरीन, इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां सानी का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रिहा करवाया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, मगर तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबा और गैर मुतवाजन शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सुरूर और फहाशियो उरियानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। नाजरीन, वो एक ऐसा पारा सिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता था वजीर आजम को भी खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज औकात जोशे इक्तिदार में दरबार में सरेआम खड़े होकर पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़ज़ वज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा व फज़ला वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहनकर आएं और फुला फुला वजीर पांव में घुंघरू बांधेंगे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान करता था जेल में तमाम बंद मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए और उतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने का भी शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलत पेश करता था, मगर अगले ही दिन ये वजारतें और ये खिलतें वापस ले ली जाती थीं। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और उनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लेटकर कारोबार सल्तनत चलाता था। वो काजी शहर को शराब से वजू करने पर मजबूर करता था और उसका हुक्म था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। और उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर ममलिकत बनाया हुआ था और ये घोड़ा शाही खिलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। नाज़रीन, मोहम्मद शाह रंगीला कसरत शराब नोशी के बायस 26 अप्रैल सन 1748 को इंतकाल कर गया। नाज़रीन, 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर कब्जा करके होतकी सल्तनत का खात्मा कर दिया था। कंधार पर नादिर शाही कब्जे के बाद अफगान बागियों की हवालगी के मुतालबे और इस पर अमल दरामद न होने पर नादिर शाह काबुल को फतह करता हुआ दिल्ली की जानिब बढ़ना शुरू हुआ।
محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی محض 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زمبورک، ایک طرح کی کم وزن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا ہے، سے لیس تھی، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل و نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ رنگیلا کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کے چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی ایسا ہی ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ ناظرین، اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعات پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دے دیا اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی کو لوٹ رہا تھا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا، اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں اس کے بعد 3 سال تک ٹیکس وصول نہیں کیا تھا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس ناکامی سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا، چہ جائے کہ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے۔ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کے ذاتی مفاد اور خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی سہی کسر بھی نہ چھوڑی، لہذا بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کی وجہ سے کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا، ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر مغل امپائر کا حکمران بنا، جس نے 26 اپریل سن 1748 سے لے کر 2 جون 1754 تک مغلیہ سلطنت پر حکومت کی، اور تقریباً 1775 میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے احمد شاہ بہادر کے بعد اس کی زندگی میں ہی عالمگیر ثانی، جن کا مکمل نام عزیز الدین عالمگیر ثانی تھا، وہ 3 جون سن 1754 سے 29 نومبر 1759 تک مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ تھا۔ ناظرین، عالمگیر ثانی نے بھی تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ مغل امپائر پر حکومت کی، مگر تاریخ میں کچھ خاص اور دلچسپ واقعات ان کے حوالے سے موجود نہیں۔ عالمگیر ثانی کے بعد مغل شہنشاہ شاہ جہاں ثالث، جس نے 10 دسمبر 1759 سے 10 اکتوبر سن 1760 تک حکومت کی۔ ناظرین، یہ انتہائی قلیل مدت کے لیے مغل شہنشاہ تھا۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے سب سے بڑے بیٹے محی سنت مرزا کا بیٹا تھا۔ سن 1759 میں مختصر مدت کے لیے اسے بادشاہ بنایا گیا۔ اس کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اصل اختیارات وزیر اعظم، اماد الملک اور مرہٹوں کے پاس تھے، تاہم بعد میں اسے معزول کیا گیا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 10 ماہ تھا۔ ناظرین، ان کے بعد شاہ عالم ثانی بنیادی طور پر مغلیہ سلطنت کا آخری با اثر حکمران تھا، جس نے سن 1760 سے 1806 تک
मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। शाह आलम सानी की पैदाइश 25 जून सन 1728 को हुई और वफात 19 नवंबर 1806 को हुई। शाह आलम सानी मुगलिया सल्तनत के अहदे जवाल का आखिरी बाअसर मुगल शहंशाह था, जिसके दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत में खुद मुख्तार रियासतों और सल्तनतों का कयाम अमल में आया और मुगलिया सल्तनत की हुदूद सिमटकर दिल्ली तक महदूद हो चुकी थी। नाजरीन, शाह आलम सानी के आखिरी दौर में यह मकूला बहुत मशहूर हो चुका था कि हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। पालम दिल्ली का करीबी इलाका है। शाह आलम सानी का पूरा नाम मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर बहादुर था। शाह आलम सानी ने तकरीबन 18 साल बीनाई के बगैर गुजारे और 19 नवंबर सन 1806 को शाह आलम सानी ने 78 साल की उम्र में लाल किला दिल्ली में इंतकाल किया। नाजरीन, उनकी वफात के बाद अकबर शाह सानी मुगल शहंशाह, जिसने 19 नवंबर सन 1806 से 28 सितंबर 1837 तक हुकूमत की। अकबर शाह सानी की पैदाइश 22 अप्रैल सन 1760 और वफात 28 सितंबर सन 1837 को हुई। वो शाह आलम सानी का फर्जंद था। नाजरीन, शहंशाह शाह आलम सानी की वफात के बाद उसका बेटा अकबर शाह सानी तख्ते हिंद पर बैठा। वो अपने बाप की तरह बेइख्तियार और बराए नाम हुक्मरान था। असल इख्तियारात अंग्रेजों के पास थे। बादशाह के पास लाल किला दिल्ली के अंदर तक महदूद इख्तियारात थे। बादशाह को शायरी, शतरंज और मौसीकी से शगफ था। 1835 में शहंशाह ने अपने सफीर राम मोहन राय को बरतानिया भेजा ताकि वो हुकूमत बरतानिया से शाही वजीफा में इजाफा का मामला तय करे, क्योंकि शहंशाह के लिए अंग्रेजों की तरफ से फिदविये खास के अल्फाज भी हज़फ कर लिए गए थे। राम मोहन राय ने सेंट जेम्स की अदालत में अपनी दरखास्त पेश की और शहंशाह के हक में दलाइल दिए, मगर इसका कोई नतीजा न निकला। नाजरीन, उसी दौरान शहंशाह की वफात हो गई। अंग्रेजों ने निजाम हैदराबाद और नवाब ओद को उकसाया कि वो अपने लिए बादशाह का लकब इख्तियार करें। नवाब ओद ने बादशाह का खिताब कबूल कर लिया और बादशाह का लकब इख्तियार किया, मगर निजाम ने इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सिंध के तालपुर और कुल्होड़ों ने शहंशाह का अदब एहतराम बरकरार रखा। नाजरीन, अकबर शाह सानी ने 28 सितंबर सन 1837 को वफात पाई। बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मादे की बीमारियों का शिकार हो गया था। जिस्मानी कमजोरी के बायस साहिब फराश रहा। मरहूम बादशाह को दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के साथ दिल्ली में दफन किया गया। मजार संगे मरमर का बना हुआ है, जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह अव्वल और शाह आलम सानी भी मदफून हैं। नाजरीन, शाह अकबर सानी के बाद सल्तनत मुगलिया के आखिरी हुक्मरान अबू अल मुजफ्फर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी अल मारूफ बहादुर शाह जफर थे। नाजरीन, बहादुर शाह जफर अकबर शाह सानी का दूसरा बेटा था, जो लाल बाई के वतन से था। उनका सिलसिला नसब 11वीं पुश्त में शहनशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मिलता है। ये दिल्ली में पैदा हुए। बहादुर शाह जफर खानदान मुगलिया का आखिरी बादशाह और उर्दू का एक बेहतरीन और मायानाज शायर था। आप इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे। ज़ौक़ की वफात के बाद मिर्जा गालिब से शायरी में रहनुमाई हासिल करते थे। सन 1252 हिजरी बमुताबिक 1837 ईस्वी को कलाए दिल्ली में उनकी तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई। नाजरीन, यहां बात करते हैं हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ पहली जंग आजादी की। अंग्रेजों ने इस जंग को गदर का नाम दिया। अमूमन इसके दो सबब बयान किए जाते हैं। पहला यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यके बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतालिक शुकूक पैदा हो गए। दूसरा यह कि उन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूद थे और इन्हें बंदूकों में डालने से बेशतर दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान फौजी सिपाहियों ने इसे मजहब के मनाफी समझा
और उनमें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतारकर उन्हें बेड़ियां पहना दी गईं। नाजरीन, उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। जंग आजादी हिंद का आगाज सन 1857 में बंगाल में डमडम और बारकपुर के मकामात पर हुआ, जहां देसी सिपाहियों ने उन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया जिनमें उनके ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने उन सिपाहियों को गैर मुसल्ला करके फौजी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। बर्खास्त शुदा सिपाही मुल्क में फैल गए और फौजों को अंग्रेजों के खिलाफ उभारने लगे। 9 मई सन 1857 को मीरठ में सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 2 सिपाहियों मंगल पांडे और ऐश्वरी पांडे ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजाए मौत दी गई। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। जिस तरीके से यह हुक्म सुनाया गया वो भी तहजीब से गिरा हुआ था। देसी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को हलाक करके उन कैदियों को आजाद करवा लिया और मीरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मीरठ के सिपाहियों की दिल्ली में आमद से दिल्ली की फौजें भी बिगड़ गईं और दिल्ली के मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। नाजरीन, इस ऐलान के बाद बगावत की आग दूर तक फैल गई। यही बगावत बाद में मुगलिया हुकूमत के जवाल का सबब बनी। नाजरीन, बिलाशुबा ये एक हकीकत है कि सन 1857 की जंग आजादी हिंद, जिसको अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया है, के खात्मे के बाद बरतानिया हिंदुस्तान पर एक मुतलिकल अनान ताकत बन गई और अपनी मंशा के मुताबिक फैसले करने लगे। यूरोपियन फौजी केमिश 27 जनवरी सन 1857 को दिल्ली में जमा हुआ। उसकी तश्कील चीफ कमिश्नर पंजाब जॉन लॉरेंस की हिदायत के मुताबिक डिवीजन कमांडर मेजर जनरल पेनी सीबी के हुक्म से अमल में आई। यह कमीशन एक सदर और 4 अरकान पर मुश्तमिल था। सरकार की जानिब से वकील इस्तिगासा मेजर FJ हेरोट डिप्टी जज एडवोकेट जनरल थे। अदालत का इजलास मुकर्रर तारीख सन 1857 की 27 जनवरी को दिन के 11 बजे बहादुर शाह जफर के मुकदमे की समाअत के लिए लाल कला दिल्ली के दीवाने खास में शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर पालकी में बिठाकर 60वीं राइफल्स के जवानों की हिरासत में फौजी अदालत में पेश किया गया। 82 साला ज़ईफ व नातवां शहनशाह को एक कैदी की हैसियत से करीबन 1.5 घंटा तक खड़ा रखा गया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया कि हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत का वजीफा ख्वार होने के बावजूद उसने दिल्ली में बागियों की मदद व नुसरत की शोरश बर्पा की, जुर्म का इर्तिकाब किया, हिंदुस्तानी अवाम को जानबूझकर जंग और बगावत में धकेल दिया, यूरोपियन अवाम का कत्लेआम किया। सरकारी वकील ने कहा कि कैदी को सजा दी जाए, मगर लेफ्टिनेंट जनरल R. चैडल विल्सन ने बहादुर शाह जफर को अमा दे दी थी। जब बहादुर शाह जफर से जुर्म का पूछा गया तो कुछ देर तक खामोशी इख्तियार की और कहा तो सिर्फ इतना कहा कि नहीं, ये झूठ है। नाजरीन, ये मुकदमा 21 दिन तक चलता रहा। मार्च की 9 तारीख को फैसला हुआ। करीब 18 मुश्तबा चश्मदीद गवाह पेश किए गए। 200 के अस्करी दस्तावेजात पेश किए गए जिनका ताल्लुक बहादुर शाह जफर से था। 29 मार्च सन 1857 को बहादुर शाह जफर को कौमी मुजरिम करार देकर बदतरीन मिसाल कायम की गई और रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी वफात मोरखा 2 नवंबर सन 1862 को हुई। उनके 2 बेटों और 1 पोते को गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से हर जगह जंग आजादी की रफ्तार मदम पड़ गई। मार्च 1858 में लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यहां भी जुल्म और सितम का खौफनाक बाब दोहराया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी के अलावा चंद और मकामात भी अंग्रेजों के तसर्रुफ में आ गए। जंग आजादी का नारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो था।
इसलिए इसमें तमाम ऐसे अनासिर शामिल हो गए जिन्हें अंग्रेज से नुकसान पहुंचा था। मुतजाद अनासर एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ यकजा तो हुए थे, मगर वतनियत और कौमियत के तस्वुरात से नाआशना थे। इनमें मफाद परस्त फितना परदाज लोग भी शामिल थे, जिन्होंने मजहब के नाम पर तफर्रुका डाला। दुकानदारों को लूटा गया। किसी घर या मोहल्ले को लूटने के लिए यह अफवाह काफी थी कि यहां गोरा यानी अंग्रेज छुपा हुआ है। नाजरीन, बहादुर शाह जफर, जिसकी बादशाहत का ऐलान बागी सिपाहियों ने कर दिया था, और फिर बादशाह ने ऐलान किया, हाँ मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और आप लोग हिंदुस्तानी फौज के सिपाही। आज मैं अपनी तख्त नशीनी का ऐलान करता हूं। आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई खिराज की रकम नहीं देगा, और हम ये भी ऐलान करते हैं कि ये फिरंगी हमारी ममलिकत हिंद से निकल जाएं। सिपाहियों के नाम लिखकर तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गईं। मुगल खजाना वैसे तो खाली था, मगर वतन की मोहब्बत में मिले हुए महाराणा पुरताब और बादशाह अकबर और शिवाजी की औलादों को एक होने पर मजबूर कर दिया। बहादुर शाह को जंग आजादी का सरबराह मुकर्रर किया गया और रकम बादशाह की नजर की, जिससे सिपाहियों को तनख्वाहें दी जाने लगी। फौज तो मिल गई, मगर ऐसा सिपहसालार न मिल सका। नाज़रीन, ये जंग मुकर्रर वक्त से पहले शुरू हो गई थी, इसलिए झांसी की रानी, तांतिया तोपी, बहादुर शाह जफर में से कोई भी तैयार न था और गद्दारों की भी कोई कमी न थी। झांसी की रानी को शिकस्त हुई, उसके बाद वो मर गई। तांतिया तोपी लापता हो गए। सारा बोझ एक लागर और ज़ईफ बादशाह के सर पर आन पड़ा। जंग में मिर्जा अबू बकर को सिपहसालार बनाकर भेजा गया, जो बहुत अच्छा लड़ रहा था, मगर गद्दारों ने उसको शराब पिला दी, जिसकी वजह से जंग में मुगल सल्तनत की फौज हार गई। नाजरीन, उसके बाद एक नया सिपहसालार बहादुर शाह के पास आया और कहा, आगे से जंग मैं शुरू करता हूं। उसने बहादुर शाह जफर को दिल्ली छोड़ने की दरखास्त की और कहा कि दोबारा हमला करके दिल्ली फतह कर लेंगे, मगर तकदीर समझें या मुगल बादशाह का शहर दिल्ली से लगाओ। बादशाह ने जाने से इनकार कर दिया और मकबरा हुमायूं में पनाह ली। बादशाह बादशाह के करीबी गद्दार हकीम एहसानुल्लाह ने अंग्रेजों को बादशाह का पता बता दिया, जिससे बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, यूं मुगल सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया और फिरंगी राज शुरू हो गया। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जंगे आजादी हिंद की जान थे। उनके होते हुए जंग आजादी सही तरह से शुरू रही, मगर उनके कैद होने के बाद मांद पड़ गई। फिर भी जंग आजादी हिंद की बुनियाद रखने वाला बादशाह बहादुर शाह जफर ही है। तभी जाकर 100 साल बाद आजादी मिली। अगर बादशाह मराहत ले लेते तो हिंदुस्तान में आजादी का सूरज शायद देर से तुलू होता। नाजरीन, दिल्ली की फतह के बाद अंग्रेज फौजों ने शहरी आबादी से खौफनाक इंतकाम लिया। लोगों को बेदरेग कत्ल किया गया, सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हजारों नफूस गोलियों से उड़ा दिए गए। उनमें मुजरिम भी थे और बेगुनाह भी। मुसलमान भी तलवार के घाट उतार दिए गए और हिंदू भी। हिंदुस्तानियों को तोपों के सामने खड़ा करके तोप चला दी जाती, जिससे उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ जाते। सिर्फ एक दिन में 24 मुगल शहजादे फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। मुसलमान चुन चुन कर कत्ल किए गए। बहुत से मुक्तदिर मुसलमानों की जायदादें तबाह हो गईं। मामूली शक व शुबा की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। इन होलनाक मजालिम का इयादा उन मकामात पर भी किया गया जहां पहले जंग की आग भड़की थी। इन मजालिम का जिक्र मिर्जा गालिब ने अपने खुतूत में भी किया है। जल्द ही अंग्रेजी फौज के सिख सिपाहियों ने कत्लो गारत में फिरका वाराना रंग भर दिया। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। मुसलमान रोजी कमाने के लिए घटिया और कमतर पेशे अपनाने पर मजबूर हो गए। दफ्तरों में उन्हें चपरासी, चौकीदार या बावर्ची जैसे काम ही मिलते थे। सरकारी मुलाजमतों के इश्तिहार में यह सुतूर वाजे कर दी जाती थी कि मुसलमान इस ओहदा के अहल नहीं। हिंदू, सिख और मसीही मुसलमानों से आगे निकल गए।
मुसलमान उलमा ने अंग्रेजी जबान पढ़ने और सीखने को खिलाफ शरअ करार दिया था, जिससे मुसलमानों ने यह जबान नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो तरक्की न कर सके। नाजरीन, जंग आजादी के दौरान तकरीबन 4000 अंग्रेजों की मौत वाक़ हुई, जिसके जवाब में 12 लाख हिंदुस्तानियों का खून बहाकर भी अंग्रेज का गुस्सा कम न हुआ। उन्होंने अगले 90 साल तक कभी हिंदू का और कभी मुसलमान का खून बहाया। अगस्त सन 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि मलका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताजे बरतानिया के सपुर्द कर दिया जाए। उस जंग के बाद खुसूसन मुसलमान जेर अताब आए, जबकि हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों से मुफाहमत कर ली। यूं मुसलमानों पर जदीद इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और खुद मुसलमान भी नई दुनिया से दूर होते चले गए। ऐसे में सर सैयद अहमद खान जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने उस जंग आजादी की वजूहात पर रोशनी डाली और अंग्रेजों पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों में मौजूद एहसासे महरूमी को दूर करके ही अंग्रेज यहां हुकूमत कर सकता है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम की। उस जंग आजादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, मगर उसके बाद अंग्रेज की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बंट गए। यूं पहली मर्तबा दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी। नाजरीन, कहा जाता है कि सन 1857 में अंग्रेज मेजर हुडसन के हिंदुस्तान के लिए बोले गए तौहीन आमेज अल्फाज, दम दमे में हम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इन अल्फाज का जवाब बहादुर शाह जफर ने आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज की शक्ल में कुछ इस तरह दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत की दास्तान इख्तिताम पजीर हुई। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। जाने से पहले आपके लिए हमारी तरफ से मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर की आखिरी गजल तोहफतन पेश खिदमत है। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिल दागदार में। एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं